उन्नयन की बात की थी, जो एक अणुसंख्या गुणधर्म है। और नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसकी, हिमांक अवनमन की। यानी कि अपने पास जो थर्ड अणुसंख्या गुणधर्म है वो कौन सा है, हिमांक अवनमन है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके अंदर किसकी, हिमांक की बात करेंगे। तो देखिए हिमांक की अपन बात करें तो हिमांक क्या होगा, जैसे आप याद रिमाइंड कीजिए, H2O था आपने, H2O का कोई वाष्प दाब था। इस वाष्प दाब को आपको 1 atm तक लाने के लिए इसके टेम्परेचर में क्या करनी पड़ी थी, आपको वृद्धि करनी पड़ी थी। और ये जब H2O का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया तो आपने ये कहा कि आपको किसकी प्राप्ति हो गई, क्वथनांक की प्राप्ति हो गई। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, H2O के वाष्प दाब में क्या करूँगा, कमी करूँगा। H2O के वाष्प दाब में कमी करने का मतलब आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। और H2O की जो ठोस अवस्था है, इस वाष्प दाब को इस ठोस अवस्था के वाष्प दाब तक लाने के लिए आपको ताप में कितनी कमी करनी पड़ रही है, वही क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, किसी द्रव्य का वह ताप जिस पर द्रव्य का वाष्प दाब उसकी संगत ठोस अवस्था के वाष्प दाब के इक्वल हो जाए। किसी द्रव्य का वह ताप जिस पर द्रव्य का वाष्प दाब उसकी संगत ठोस अवस्था के वाष्प दाब के इक्वल हो जाए, वो क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हिमांक अवनमन की, कि हिमांक अवनमन का संबंध किससे है। कल आपने देखा था कि क्वथनांक उन्नयन का जो संबंध है वो किससे है, वाष्प दाब में अवनमन से है। तो हिमांक अवनमन का संबंध भी किससे होगा, वाष्प दाब अवनमन से होगा। कैसे, पहले तो अपन यह देखना चाहेंगे कि हिमांक अवनमन क्या होता है। तो देखिए आपके पास है अवाष्पशील ठोस विलय है। अवाष्पशील ठोस विलय को आप क्या करोगे, शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिलाओगे। शुद्ध वाष्पशील विलायक में आपने क्या कर दिया, मिला दिया। और जैसे आप इसको शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिलाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक विलयन बनेगा। और इस विलयन का जो हिमांक होगा वो क्या होगा, कम होगा। किससे, शुद्ध विलायक के हिमांक से, शुद्ध विलायक के हिमांक से। और यही आपका क्या है, शुद्ध विलायक हिमांक है। तो आप डेफिनेशन क्या दोगे, डेफिनेशन हम ये देंगे, जब किसी अवाष्पशील ठोस विलयक को शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक की तुलना में घट जाता है। इसे हिमांक अवनमन कहते हैं। देखिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं अपन कि ऐसा क्यों हुआ है, हिमांक में अवनमन क्यों हुआ है। मेरे पास क्या है, देखिए ये हो गया मेरे पास शुद्ध वाष्पशील विलायक है, ठीक है। माना कि इसका वाष्प दाब यहाँ पर है और कल आपने ये कहा था कि इसको 1 atm तक ले जाने के लिए आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये जो टेम्परेचर है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपके लिए इसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इस शुद्ध वाष्पशील विलायक के वाष्प दाब को कहाँ तक लाएंगे, इसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब तक लाएंगे। माना कि ठोस अवस्था का वाष्प दाब यहाँ पर है, तो आपको यहाँ से यहाँ आने के लिए टेम्परेचर में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। क्लियर। और आपने कितनी कमी की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कमी की। और यही क्या है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। यही क्या है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट। अब ध्यान देना, यदि इसमें मैं क्या मिला देता हूँ, ठोस पदार्थ मिला देता हूँ जो कैसा है, अवाष्पशील है। कैसा है, अवाष्पशील। और जैसे ही अपन इसमें ठोस अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो आपके पास विलयन बनेगा और विलयन के वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। विलयन के वाष्प दाब में कितनी कमी हुई, ये डेल्टा पी। ये तो आपके पास क्या था, पी नोड था, और ये क्या है आपके पास, पी एस है। क्लियर। और ये क्या है, डेल्टा पी। अब देखो विलयन का वाष्प दाब तो पहले ही क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब आपको टेम्परेचर में कमी कितनी करनी पड़ रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही करनी पड़ी है, जिससे इसकी क्या मिल गई आपको, ठोस अवस्था, यानी कि आपको क्या मिल गया, फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि
मैं ऐसा कह सकता हूँ कि विलयन के वाष्प दाब को उसकी संगत ठोस अवस्था के वाष्प दाब तक लाने के लिए पहले की अपेक्षा कम ताप की आवश्यकता होती है। पहले की अपेक्षा ताप में कमी कम करनी पड़ती है। देखिए, अब की बार तो आपने टेम्परेचर को इतना डिक्रीज किया, पहले आप इतना डिक्रीज कर रहे हो, तो ये जो टेम्परेचर था ये किसका था? शुद्ध वाष्पशील विलायक के लिए कम किया गया टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर किसके लिए है? विलयन के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि विलयन के वाष्प दाब को उसकी संगत ठोस अवस्था के वाष्प दाब तक लाने के लिए ताप में कमी पहले की अपेक्षा कम करनी पड़ी है। पहले क्या था? सिर्फ शुद्ध वाष्पशील विलायक था जिसके वाष्प दाब को यहाँ तक लाने के लिए आपको टेम्परेचर में कमी करनी पड़ रही थी। अब देखो, आपको टेम्परेचर में कितनी कमी कम करनी पड़ रही है, ये, और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ से यहाँ का, ये क्या है? ये है आपके पास डेल्टा टी एफ। ये हिमांक अवनमन है। क्या है? हिमांक अवनमन। हिमांक में अवनमन कितना हुआ है? उतना ही हुआ है जितना वाष्प दाब में क्या था? अवनमन है। तो मैं कह सकता हूँ कि हिमांक अवनमन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। तो ये तो रहा इसका क्या? एक्सप्लेनेशन। अब पढ़ते हैं अपन इसका क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़े तो अपन वो ही लेंगे कि मेरे पास क्या है? दो द्रव है जिनके बारे में अपने को पता नहीं है कि कौन सा विलय है, कौन सा विलयन है, कौन सा क्या है? विलायक है। देखिए, अच्छा, एक बात यहाँ से वैसे भी क्लियर हो चुकी है कि डेल्टा टी एफ, यानी कि मैं किसकी बात करूँ? हिमांक अवनमन की बात करूँ। किसकी बात करूँ? हिमांक अवनमन की। आपने क्या कहा? जब किसी अवाष्पशील ठोस विलय को शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक की तुलना में घट जाता है। इसे हिमांक अवनमन कहते हैं। यानी कि किसका हिमांक ज़्यादा होगा? विलायक का। और विलयन का हिमांक क्या हो जाएगा? कम। तो हायर वैल्यू में से क्या कर दीजिए? लोअर वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, माइनस विलयन का हिमांक। तो आप इस इक्वेशन का भी ध्यान रखेंगे। विलायक का हिमांक क्या है? टी नोट एफ है, और ये क्या है? टी एफ है। ये जस्ट रिवर्स है किससे? क्वथनांक उन्नयन से। क्यों? क्वथनांक उन्नयन क्या था? क्वथनांक उन्नयन था कि विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होगा और विलायक का क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। हमने ये भी बात कही थी कि अणुसंख्या गुणधर्म किसके गुणधर्म है? विलयन के गुणधर्म है। किसकी तुलना में है? शुद्ध विलायक की तुलना के अंदर है। ठीक है। तो एक तरफ तो देखिए मेरे पास क्या है? वाष्प दाब है, और एक तरफ मेरे पास क्या है? टेम्परेचर है। अब दो द्रव है तो देखो, अब ये तो क्लियर हो गया कि एक के टेम्परेचर में तो आप ज़्यादा कमी करोगे और दूसरे के टेम्परेचर में आप क्या करोगे? कम कमी करोगे। मान लीजिए इसकी यहाँ पर आपको ठोस अवस्था मिल रही है और यहाँ पर ठोस अवस्था मिल रही है। इस ठोस अवस्था, यानी कि ये वाष्प दाब था और वाष्प दाब को धीरे धीरे कम किया, तो इस द्रव की ठोस अवस्था यहाँ आ गई, इस द्रव की ठोस अवस्था यहाँ आ गई। इससे रिलेटेड जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? हिमांक होगा। तो इससे रिलेटेड टेम्परेचर ये है, इससे रिलेटेड टेम्परेचर ये है। अब आप देखिए, ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा? विलयन का होगा। तो मैं यहाँ सॉरी विलायक का होगा ज़्यादा टेम्परेचर। तो ये तो क्या है? टी नोट एफ है, और ये क्या है? टी एफ है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? डेल्टा टी एफ होगा। यानी कि ये किसके लिए लाइन है? विलायक के लिए लाइन है, और ये किसके लिए लाइन है? विलयन के लिए लाइन। क्लियर? दूसरी चीज़ आप ये भी देख सकते हो, इसका वाष्प दाब कितना है? पी नोट है। इसका वाष्प दाब कितना है? पी एस है। क्यों? क्योंकि ये विलायक है, विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा है, और ये विलयन है, विलयन का वाष्प दाब क्या है? कम है। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है आपके पास? डेल्टा पी। डेल्टा पी कितना है? उतना ही है जितना क्या है? डेल्टा टी एफ है। तो मैं क्या कह सकता हूँ? डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। ये बात इस ग्राफ से भी स्पष्ट हो रही है। नेक्स्ट देखिए, अपन बात करते हैं, अब इसके डेरिवेशन के लिए काम करेंगे, जिसमें आपके पास एक इक्वेशन ये है कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नोट एफ माइनस टी एफ। इक्वेशन नंबर इसको क्या दे देता हूँ मैं? 1 दे देता हूँ। ठीक है। और ग्राफ से आपके पास क्या आया था? ग्राफ से स्पष्ट है कि डेल्टा टी एफ का मतलब हिमांक अवनमन, डेल्टा पी
के समानुपाती है, डेल्टा पी के समानुपाती है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, डेल्टा टी एफ समानुपाती डेल्टा पी। क्लियर। इक्वेशन नंबर क्या कर दिया अपन ने, इसको 2 दे दिया। यानी कि जो हिमांक अवनमन है वो वाष्प दाब अवनमन के क्या होगा, समानुपाती होगा। फिर जो ट्रीटमेंट आपने किसके लिए किया था, क्वथनांक उन्नयन के लिए किया था, वही ट्रीटमेंट किसके लिए करना पड़ रहा है, हिमांक अवनमन के लिए अपन करेंगे, सेम वो का वही रहेगा। देखिए डेल्टा पी को, डेल्टा पी क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। तो आप किसका सहारा लोगे यहाँ से, राउल्स लॉ। और कौन सा राउल्स लॉ, अवाष्पशील विलय युक्त, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। क्लियर। इन दोनों के लिए अपन बात करें अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, तो आपकी इक्वेशन क्या आई थी, पी नोट पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। क्लियर। जिसमें अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा, यदि एग्जाम के अंदर डेरिवेशन आता है तो कि पी नोट क्या है, पी एस क्या है, पी नोट माइनस पी एस क्या है, और पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट क्या है, और एक्स ए क्या है। ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये क्या है आपके पास, विलयन का वाष्प दाब, और ये क्या है आपके पास, वाष्प दाब में अवनमन, और ये क्या है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और ये क्या है आपके पास, विलय की मोल भिन्न। इस इक्वेशन को चेंज कीजिए, ये हो गया डेल्टा पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स है, और मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट एक्स है। ये समानुपाती स्थिरांक है तो इसको उठा लीजिए, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 का आप सहारा लोगे तो देखो डेल्टा टी एफ समानुपाती है डेल्टा पी के, डेल्टा पी समानुपाती है एक्स के, तो मैं क्या कह सकता हूँ, डेल्टा टी एफ समानुपाती है किसके, एक्स के। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 व 3 से बात करें तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखिए, समानुपाती स्थिरांक ले लिया आपने क्या, एक्स ए। ठीक है, एक्स ए को क्या कर दीजिए, अब ओपन कर दीजिए, एक्स ए को ओपन करोगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के डॉट एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। आप जानते हो कि जो आपके अणुसंख्या गुणधर्म हो केवल किसके लागू होते हैं, तनु विलयन के लिए। तो मैं यहाँ क्या कहूँगा, लेकिन तनु विलयन के लिए, लेकिन तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए बात करें तो एन ए का अमाउंट कम होगा किससे, एन बी से। तो हम क्या कर सकते हैं, एन ए प्लस एन बी ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये एन बी के। तो इस इक्वेशन को वापस चेंज कीजिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के डॉट एन ए की जगह में क्या रखूँगा, एन ए की जगह तो एन ही रहेगा, एन ए अपॉन एन बी। ठीक है, यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि एन ए क्या है और एन बी क्या है। एन ए क्या है, विलय के मोल, और एन बी क्या है, विलायक के मोल। क्लियर। अब नेक्स्ट चलिए देखिए, आप इसके अंदर एन ए को वापस चेंज कीजिए और एन बी को चेंज कीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के डॉट एन ए की जगह में क्या लिखूंगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, एन बी की जगह में क्या लिखूंगा, डब्ल्यू बी, ऊपर क्या चला जाएगा, एम बी। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि विलायक का मोलर द्रव्यमान क्या माना जाएगा, स्थिर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि जब मान लीजिए 5 जगह पे H2O है, उसमें आप NaCl, KCl, ZnCl2 मतलब एसिड बेस न्यूट्रल कंपाउंड डिजोल्व कर रहे हो, तो सब के अंदर H2O है। भले ही H2O की ग्राम में मात्रा अलग हो सकती है, लेकिन उसका मोलर द्रव्यमान क्या रहेगा, स्टेबल ही रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि K डॉट एम बी की जगह एक नया स्थिरांक काम में ले रहे हैं अपन, वो क्या है, के एफ है। और जो के एफ है वो क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। क्लियर। और इस यदि आपके पास सोलवेंट क्या है, H2O है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल होगी। वैल्यू आपको याद रखनी है H2O के लिए, और यूनिट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट आराम से याद हो सकता है। दूसरी बात आप यहाँ बताओगे वापस कि डब्ल्यू ए क्या था, डब्ल्यू बी क्या था, एम ए क्या था और एम बी क्या था। तो डब्ल्यू ए तो क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा, डब्ल्यू बी क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा, एम ए क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान, एम बी क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान। तो इस इक्वेशन में अब के और एम बी की जगह क्या रख दीजिए, के एफ रख दीजिए। तो मेरे पास देखो इक्वेशन आया है क्या, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू
डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। इस लास्ट वाली इक्वेशन को देखिए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मोलरता को रिप्रेजेंट कर रही है। यदि हम डब्ल्यू बी बराबर कितना ले लें, यदि डब्ल्यू बी बराबर कितना हो जाए 1 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ के एफ डॉट डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी को मान लीजिए एग्जामिनर ग्राम में देता है, तो नीचे क्या करोगे आप, इसके अंदर 1000 का डिवाइडेशन करोगे और ये 1000 किधर की तरफ चला जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्लियर? तो यहाँ लिख देता हूँ मैं मल्टीप्लाई विद कितना 1000। ये आपके पास वो इक्वेशन है जिससे आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सॉल्व करोगे। क्लियर? यानी कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जो क्वथनांक हिमांक अवनमन व विलेय के मोलर द्रव्यमान, ये क्या है? विलेय का मोलर द्रव्यमान। यह इक्वेशन हिमांक अवनमन व विलेय के मोलर द्रव्यमान के बीच में क्या करती है? संबंध व्यक्त करती है। क्लियर? और आवश्यक आंकड़ों के आधार पर यदि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है तो हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? एम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा यदि अपन बात करें तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट मोलिलिटी, और इसको लिख सकता हूँ मैं डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी, अर्थात हिमांक अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। आपसे ये पूछा जाए कि सिद्ध करो कि हिमांक अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, तो हम इसे प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, इसको आप दोबारा से देखो, यदि आपको क्वथनांक उन्नयन समझ में आया है तो हिमांक अवनमन बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ से अपन थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसके बारे में। जैसे मान लीजिए, एक तो आपके पास ये आया कि डेल्टा टी एफ समानुपाती क्या हो गया? मोलिलिटी। मान लीजिए आपके पास 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। हालांकि इन क्वेश्चंस को अपने को और मॉडिफाई करना पड़ेगा आफ्टर द फिनिश ऑफ द चैप्टर, लेकिन अभी अपन बात करें, जैसे मान लीजिए इसकी 0.1 मोलिलिटी है, 0.2 मोलर सॉल्यूशन है और 0.3 मोलर सॉल्यूशन है, और आपसे ये कहे बताओ किसके हिमांक में अवनमन ज़्यादा हुआ है, तो आप क्या कहोगे? सी, बी और ये ए कहेंगे अपन। क्लियर? नेक्स्ट एक इक्वेशन और बन रही है आपके पास, आप देखना चाहो तो देखिए, ये क्या है आपके पास? हिमांक अवनमन, और ये क्या है आपके पास? विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो हिमांक अवनमन और विलेय के मोलर द्रव्यमान के बीच में संबंध व्यक्त करें तो मैं क्या लिखूंगा? 1 अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। क्लियर? अब देखिए, इन दोनों इक्वेशन के अंदर बात करें, जैसे मान लीजिए आपके पास ए बी सी तीन विलेय दिए गए हैं और उनका मोलर सॉल्यूशन बनाया गया है, ठीक है, और सबकी मोलिलिटी क्या है? सेम है, 0.1 एम है, इसकी भी कितनी है? 0.1 एम है। तो मोलिलिटी तो मैदान से बाहर हो गई है, लेकिन सॉरी, मोलिलिटी का चक्कर नहीं करेंगे अपन, मोलिलिटी तो आपको एग्जामिनर देगा ही नहीं, ये मान के चले आप। सीधी सीधी बात करेंगे अपन किसकी? इसके आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्या है? NH2C डबल बॉन्ड ONH2 है। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपके पास? C6H12 O6 है। जैसे मान लीजिए ये C12 है, H22O11 है। जैसे कल देखा था अपन, ये कितना 60 ग्राम पर मोल है, ये कितना आपके पास 180 ग्राम पर मोल है, ये कितना है आपके पास 354 या 352 ग्राम पर मोल के आसपास है। क्लियर? तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसके हिमांक में अवनमन सबसे कम होगा क्योंकि इसका मोलर द्रव्यमान क्या है? ज़्यादा है। क्लियर? तो ये था आपके पास क्या? हिमांक अवनमन। आपसे ये पूछे कि हिमांक में अवनमन क्यों होता है, तो आप क्या कहोगे? क्योंकि वाष्प दाब में अवनमन होता है। आपसे मैं कहूँ कि हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन दोनों का कारण क्या है, तो आप क्या कहोगे कि वाष्प दाब में अवनमन हो रहा है, इसलिए ऐसा देखने को मिला है। देखिए, इसको आप दोबारा से रिवाइज करना चाहो तो ये इक्वेशन थी आपके पास, नाम क्या था आपके पास? हिमांक अवनमन। यानी कि हिमांक अवनमन का मतलब विलयन का हिमांक कम हो गया है किसकी तुलना में? विलायक की तुलना में। तो विलायक में से किसको माइनस कर दीजिए? विलयन को। फिर ग्राफ से अपने को पता चला कि डेल्टा टी एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डेल्टा पी के। तो मैंने क्या लिखा? डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स का नियम पढ़ा था आपने वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। उसमें अपन ने क्या कहा था?
वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल बिन के बराबर होता है। क्लियर। यहाँ अपने सभी यूनिट के बारे में बता दिया कि पी नोट क्या था, पी एस क्या था और पी नोट क्या है, पी नोट माइनस पी एस क्या है और होल जो ये यूनिट है वो क्या है। पी नोट पी एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा पी, और ये क्या हो, डेल्टा पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स है। डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नोट एक्स हो जाएगा। पी नोट को यहाँ से उठाएंगे क्या मिलेगा आपको, एक्स है। ठीक है। फिर इक्वेशन 2 और 3 से हम देख पा रहे हैं कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी के, डेल्टा पी किसके है, एक्स ए के, तो डेल्टा टी एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्स ए के। तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के डॉट एक्स ए। यहाँ से समानुपाती स्थिरांक को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्लियर। तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन आई, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के डॉट एक्स ए को आपने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। एक्स ए क्या थी, विलय की मोल बिन थी, और मोल बिन कैसे निकालते हैं, खुद के मोल और विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल। तो आपने इक्वेशन निकाल दी। तनु विलयन के लिए अपन जानते हैं कि विलय का अमाउंट कम होता है और विलय का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर। तो हम क्या कर सकते हैं, Na प्लस NB की जगह क्या रख सकते हैं, अपन NB रख सकते हैं। दूसरी बात, तो यहाँ पे अपन ने Na अपॉन NB रख दिया। Na अपॉन NB को आपने ओपन कर दिया, WA अपॉन MA और WB अपॉन MB ऊपर की तरफ चला गया। फिर हमने कहा कि ये कांस्टेंट है, विलय के मोलर द्रव्यमान को भी क्या माना जा सकता है, स्थिर माना जा सकता है। तो इनकी जगह पर आपने क्या लिया है, KF लिया है। इन दोनों कांस्टेंट को आपने क्या बना दिया, KF बना दिया। KF क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक है। ये जो KF है ये किस पे डिपेंड करता है, विलय की प्रकृति पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, विलय की प्रकृति पे डिपेंड करता है। प्रत्येक विलय के लिए KF की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। और हमने कहा था कि अणुसंख्या गुणधर्म है वो विलय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ये एक अणुसंख्या गुणधर्म है जो KF पे डिपेंड कर रहा है। KF मान लो किसी विलयन के लिए KF ज़्यादा है, किसी विलय के लिए KF ज़्यादा है, किसी विलय के लिए KF क्या है, कम है। तो ये जब इंक्रीज डिक्रीज होगा तो आपका डेल्टा TF भी क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि आपका जो डेल्टा TF यानी कि हिमांक अवनमन है वो एक अणुसंख्या गुणधर्म है, वो KF की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि अणुसंख्या गुणधर्म विलय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो इसकी जगह पे नया कांस्टेंट आ गया। इस लास्ट वाली मोइटी को अपन ने देखा तो अपने को पता चला कि ये क्या है, ये शुद्ध विलय, ये विलयन की मोलरता को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। कब, जब WB कितना हो जाए, 1 किलोग्राम। मान लो ये किलोग्राम में नहीं दे करके किस में दे, ग्राम में दे, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 1000 से। ये वो इक्वेशन है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। ये एक ऐसी समीकरण है जो क्वथनांक हिमांक अवनमन व विलय के मोलर द्रव्यमान के बीच में क्या करती है, संबंध व्यक्त करती है। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF डॉट मोलिलिटी, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ हिमांक अवनमन विलयन की मोलरता के समानुपाती होता है। हिमांक अवनमन विलय के मोलर द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो ये हो गया आपका क्या, हिमांक अवनमन। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे। क्लियर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।